नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। चलिए आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर अर्थात हेडलाइंस पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ शुरू। हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देश अपनी शक्ति का करेंगे प्रदर्शन। डोगरी, कश्मीरी और हिंदी भी अब जम्मू कश्मीर की बनेगी आधिकारिक भाषा। राज्य की बहुसंख्यक जनसंख्या को मिल पाएगा अपनी भाषा के विकास का अधिकार। सिमोना हालेप को इटालियन ओपन टेनिस महिला सिंगल्स का खिताब। जोकोविच ने जमाया पुरुष खिताब पर कब्जा। मुखौटा अर्थात शेल कंपनियों को बंद करने के लिए सरकार की ओर से एक विशेष अभियान शुरू। विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया है प्रयास। 2020-21 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गई घोषणा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और पोषण अभियान में आयुष को भी किया गया शामिल। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का लाभ मां एवं बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल में मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe। अब्राहम लिंकन द्वारा कही गई ये पंक्तियां किसी भी छात्र के जीवन में बिल्कुल सही चरितार्थ होती है, क्योंकि एक छात्र को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पहले शुरुआती दौर में उसके काबिल बनाना होता है और यही आपको भी करना है। निरंतर अभ्यास ही वो माध्यम है, वो तरीका है जिससे आप अपने को तेज धार युक्त बना सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी समस्या का निदान आप कर सकें। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विस्तार से आज की सभी खबरों पर जो आपकी परीक्षाओं में आपकी सहायक सिद्ध होगी। तो बारी है अब आज की सभी प्रमुख खबरों पर विस्तार से चर्चा की। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच 2 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास की शुरुआत हिंद महासागर क्षेत्र में हो गई है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोनों नौसेनाएं मिलकर के और इस युद्धाभ्यास को अंजाम देगी जो 2 दिवस तक चलेगा। इस अभ्यास में भारत की ओर से जंगी जहाज सह्याद्री और कारमुक भाग लेंगे, वहीं ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की ओर से HMAS होबार्ट शामिल होगा। दोस्तों, दोनों ही देशों की ओर से युद्धाभ्यास में हेलीकॉप्टर्स की भी तैनाती की जाएगी, ताकि युद्ध के दौरान हेलीकॉप्टर्स के सहयोग को भी जांचा और परखा जा सके। इस युद्धाभ्यास का जो मकसद है, ये क्रॉस ब्रेक फ्लाइंग और वेपन फायरिंग के जरिए दोनों देशों के सेनाओं के बीच आपसी समझ को विकसित करना है। ये 2 दिवसीय युद्धाभ्यास आज अर्थात 22 सितंबर से शुरू हुआ है। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं पूर्वी हिंद महासागर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, जिससे अन्य देशों को भी जो है इससे जुड़ा एक मैसेज जाएगा कि सामरिक दृष्टि से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस क्षेत्र में काफी मजबूत हैं। दोनों सेनाएं जटिल नौसैनिक कौशल, विमान विरोधी ड्रिल और हेलीकॉप्टर अभियानों की पूरी रेंज को इसमें उतारेंगी। डोगरी, कश्मीरी और हिंदी इन तीनों भाषाओं को भी अब जम्मू कश्मीर में उर्दू और अंग्रेजी के बाद आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलेगा और इसके लिए सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लोकसभा में अभी पास करवाया गया है। तो पहले जहां पर केवल अंग्रेजी और उर्दू को ही जो है आधिकारिक भाषा का दर्जा था, वहीं पिछले वर्ष जब अनुच्छेद 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर के लिए अलग से अक्टूबर में विधेयक लाया गया, उस विधेयक में भी इसका प्रावधान किया गया था कि जम्मू और कश्मीर की स्थानीय भाषाओं को, जिसमें डोगरी, कश्मीरी और हिंदी शामिल है, उनको भी आधिकारिक भाषाओं के रूप में सम्मिलित किया जाए। तो अब जो है इस पर आगे राज्यसभा द्वारा विचार किया जाएगा। आधिकारिक भाषा का दर्जा पाते हुए उर्दू और अंग्रेजी के साथ अब डोगरी, कश्मीरी और हिंदी भी वहाँ पर जो भी कार्यालयी भाषा है उसके रूप में काम में ली जाएगी और वहाँ पर इन भाषाओं के विकास का मौका भी मिलेगा। साल 1957 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर में केवल 2 ही आधिकारिक भाषाएं थी, जो उर्दू और अंग्रेजी थी। हालांकि इनको बोलने वाले लोगों की संख्या
काफी कम थी। उर्दू को वैसे ही आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त था, जबकि अंग्रेजी को आधिकारिक व्यवहार के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में माना जा रहा था। दोस्तों, अगर 2011 की जनगणना पर हम नजर डालें तो वर्तमान जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या थी करीब 1.25 करोड़, लेकिन इनमें से उर्दू और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या काफी कम थी। अगर हम उर्दू भाषा बोलने वालों की बात करें तो ये केवल 0.16%, जबकि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 0.1% ही थी। अब अगर आधिकारिक भाषाओं के रूप में इन तीनों भाषाओं को और मंजूरी मिल जाती है राज्यसभा से पास होने के पश्चात, तो इन संख्याओं में जो भाषा बोलेंगे उसमें आप देख सकते हैं कश्मीरी बोलने वाले लगभग 53.26% लोग हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें डोगरी भाषा की, तो डोगरी बोलने वाले 20.64% लोग अभी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में निवास करते हैं। उर्दू बोलने वाले 0.16% लोग इसमें सम्मिलित होंगे। हिंदी बोलने वाले 2.30% लोग इसमें सम्मिलित होंगे, जबकि अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने वाले 0.01, अर्थात राज्य की लगभग 3/4 से अधिक जनसंख्या जो है उसको बोलने वाले लोग इसमें सम्मिलित होंगे। दोस्तों, खेलों की बात करते हैं। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला और पुरुष दोनों ही सिंगल्स के नतीजे सामने आ चुके हैं और इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को सिमोना हालेप ने जीत लिया है। सिमोना हालेप ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस महीने का अपना दूसरा खिताब जीता। फाइनल में फ्रेंच ओपन की पूर्व विजेता सिमोना हालेप ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को पहले सेट में 6-0 से हटा दिया। फाइनल में चूंकि प्लिस्कोवा रिटायर्ड हर्ट हो गई और उनकी वजह से वॉकओवर मिलने की वजह से सीधा सिमोना हालेप को विजेता घोषित किया गया। हालांकि जब मैच चल रहा था तब तक दूसरे सेट का स्कोर 2-1 हो चुका था और सिमोना हालेप ने इसमें बढ़त ली हुई थी। दोस्तों, फरवरी में दुबई चैंपियनशिप को जीतने के बाद हालेप का ये साल का तीसरा खिताब है। इसी महीने उन्होंने 16 अगस्त 2020 को प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीत दर्ज करके अपना 21वां WTA खिताब जीता था। अगर बात करें हम पुरुष वर्ग की, तो पुरुष वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जिनको हम नोवाक जोकोविच के नाम से जानते हैं, सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं। उन्होंने 8वीं वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को हरा करके इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। हाल ही में वे यूएस ओपन के भी विजेता रहे थे। दोस्तों, ये उनका 36वां मास्टर्स 1000 खिताब था और इसके साथ ही उन्होंने स्पेन के राफेल नाडल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि इटालियन ओपन को उन्होंने 5वीं बार जीत लिया है। इस साल खेले गए 32 मुकाबलों में से जोकोविच को केवल 1 मुकाबले में हार मिली है, जबकि 31 मुकाबलों को उन्होंने दर्ज किया है। इसके अलावा वे लंबे समय से प्रथम स्थान पर काबिज है रैंकिंग में और हाल ही में उन्होंने पीट सम्प्रास को भी पीछे छोड़ा है और अब जो है वे रोजर फेडरर से मात्र पीछे हैं, जिनको भी वे थोड़ा आने वाले समय में हो सका तो पीछे छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, कुछ और अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातें करते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो रजिस्ट्रेशन तो करवा लेती हैं, लेकिन उनके बाद उनका कोई किसी तरह का व्यापारिक ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। ये कंपनियां दरअसल कुछ अवैध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है और इसीलिए इस तरह की कंपनियों को बंद करने के लिए सरकार प्रयासरत रहती है। इसी क्रम में सरकार ने मुखौटा अर्थात शैल कंपनियां जो केवल दिखावे के लिए होती है, उन्हें बंद करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है कंपनी अधिनियम के अधीन। तो लगातार 2 साल या इससे अधिक तक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वित्तीय विवरण दाखिल नहीं करने वाली कंपनी होती है, उनकी पहचान की गई है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 तथा कंपनी नियम 2016 के तहत कानूनी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए 3,82,000 से भी ज़्यादा ऐसी कंपनियों को अभी तक हटा दिया गया है। अगर हम कंपनी अधिनियम की बात करें तो कंपनी अधिनियम में किसी तरह की शैल कंपनी की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन व्यवहार रूप में जो शैल कंपनी मानी जाती है वह उस कंपनी को माना जाता है जो सक्रिय रूप से किसी कारोबार का संचालन नहीं करती, केवल रजिस्ट्रेशन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ऐसी कंपनी के पास कोई महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां नहीं होती और कुछ मामलों में अवैध उद्देश्य जैसे कि कर की चोरी करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, अस्पष्ट स्वामित्व रखना और बेनामी संपत्ति रखने जैसे कामों में ऐसी कंपनियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसानों के हित को देखते हुए 2020-21 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा कर दी गई है और कुल 6 फसलों के मूल्यों में इस बार वृद्धि की गई है, जो लगभग 50 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक है। तो वर्ष 2020-21 में होने वाली रबी की फसल जिनकी बुआई
नवंबर दिसंबर में अक्टूबर नवंबर में होने वाली है सर्दी में, और जो मार्च अप्रैल तक कटकर तैयार होगी उस फसल में ये बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, एक समिति है जिसको हम आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति कहते हैं, और ये जो समिति है इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। तो इसी की सिफारिश पर जो है एमएसपी में न्यूनतम 50 रुपये से लेकर अधिकतम 300 रुपये तक की वृद्धि की गई है। अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं की एमएसपी में 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए 1925 के बजाय अब 1975 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी कर दी गई है, अर्थात सरकारी खरीद इससे कम रेट पर नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो हमारी दूसरी फसल है अर्थात चने की एमएसपी 225 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा करके और अब 5100 अर्थात 5100 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। मसूर की बात करें तो मसूर में भी 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई और इसका जो मूल्य है वो बढ़ करके अब 5100 रुपये से भी अधिक हो जाएगा। इसी तरह सरसों की एमएसपी में भी 225 रुपये की वृद्धि करके इसे 4425 रुपये से बढ़ा करके और 4650 रुपये प्रति क्विंटल तक एमएसपी को कर दिया है। 75 रुपये की वृद्धि जौ की रेट में की गई है और इसको अब 1600 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा जाएगा। जबकि कुसुम जो है उसमें समर्थन मूल्य में 112 रुपये की वृद्धि करके एमएसपी 5327 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। दोस्तों, अगर हम एमएसपी की बात करें तो एमएसपी जो है इसका जो कंसेप्ट है ये वर्तमान में 50% से अधिक औसत उत्पादन लागत के आधार पर लिया जाता है, जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की जो समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर किया जाता है। अर्थात जब भी एमएसपी निर्धारित की जाती है तो ये देखा जाता है कि औसत जो लागत है फसल की, अगर 1000 रुपये की लागत है तो कम से कम 500 रुपये अतिरिक्त किसान को मिलने चाहिए, अर्थात उसकी जो कीमत है वो औसत लागत की 50% अधिक, जैसे कि 1000 रुपये के केस में ये 1500 रुपये होनी चाहिए। राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 जब बनाई गई थी तब यूपीए सरकार ने इस सिफारिश को सम्मिलित नहीं किया था, लेकिन 2018-19 के बजट में कम से कम 1.5 गुना एमएसपी की घोषणा वर्तमान एनडीए सरकार द्वारा एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें देश में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, उनकी सिफारिश में की गई। दोस्तों, अगर मैं इस कमेटी की बात करूं तो केंद्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2004 में गठित किया गया था, जिसको अन्न की आपूर्ति को बढ़ाने, भरोसेमंद बनाने और किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर करने के लिए गठित किया था। और इसकी चूंकि अध्यक्षता एमएस स्वामीनाथन ने की है, इसलिए इसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। कुल 5 बार इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 4 अक्टूबर 2006 को इसकी अंतिम 5वीं रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई थी। आयोग ने बहुत सी सिफारिशें की है और इन सिफारिशों के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के बहुत से प्रयासों को दर्शाया गया है। इनमें भूमि सुधारों की गति को बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। किसानों की जो आत्महत्या के केसेस हैं बहुत से राज्यों में, उसको रोकने के लिए राज्य स्तरीय किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने व वित्त बीमा की स्थिति पुख्ता करने पर भी जोर दिया गया और इसीलिए राजस्थान में भी 2007 में फिर किसान आयोग की स्थापना हुई थी। एमएसपी औसत लागत से 50% ज़्यादा रखने की सिफारिश भी इसी आयोग के द्वारा की गई थी। किसानों को समुचित रूप से पानी की व्यवस्था हो, इसके लिए परंपरागत रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट जैसे विभिन्न प्रकार के जो प्रयास हैं उनको करने की बात भी हमारे इस स्वामीनाथन आयोग द्वारा ही कही गई थी, जिस पर सरकार ने काम भी किए हैं। इसी तरह से बैंकिंग और आसान वित्तीय सुविधाएं, ताकि किसान अपनी फसलों को उगाने के लिए आवश्यक जो वित्तीय व्यवस्था है उसको कर सके और चंगुल में न आए किसी बिचौलिए के, तो ऐसे में बैंकिंग और आसान वित्तीय सुविधाओं को किसानों तक पहुंचाने पर ध्यान की बात कही गई। किसानों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाने के लिए मिट्टी के पोषण से जुड़ी कमियों को सुधारने और मिट्टी के टेस्टिंग लैब के नेटवर्क को तैयार करने की बात की गई। प्रति व्यक्ति भोजन उपलब्धता बढ़ाए, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूल सुधार पर बल, कम्युनिटी फूड और वाटर बैंक बनाना ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों को इनसे भोजन और पानी की व्यवस्था हो सके, और एक राष्ट्रीय भोजन रोजगार गारंटी कानून की भी बात इसमें कही गई है। अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए सितंबर माह में सरकार के द्वारा पोषण अभियान चलाया जा रहा है और अब सरकार ने जो है इसके अंतर्गत आयुष अर्थात जो हमारी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध जैसी जो अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं जिसमें योगा भी सम्मिलित है, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है ताकि महिलाओं को बेहतर पोषण के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान किया जा सके। तो पूरे देश में माँ और बच्चों की सेहत में सुधार के लिए पोषण अभियान में आयुष को सम्मिलित किया गया है।
इसको लेकर महिला और बाल विकास मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए हैं और इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद में अब जो है लगातार जो कार्यक्रम देश भर में चलाए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों में बच्चों को पोषण के साथ आयुष यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के जरिए पोषित किया जाएगा और यह काम देश भर में फैले आंगनबाड़ी केंद्रों और आशा वर्कर्स के सहयोग से किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण साथियों। गीता ज्ञान में आज हम अध्याय 5 के श्लोक 25 के बारे में बात करेंगे। श्लोक कुछ इस तरह से है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेदा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। बहुत ही अच्छी बात कहने का प्रयास इसमें किया गया है। हम अगर शुरू करें तो हम शुरू यहाँ से कर सकते हैं, यतात्मानः, ठीक है, यत आत्मानः अर्थात ऐसे व्यक्ति, यहाँ पर बात की जा रही है उन लोगों के लिए जिनका छिन्न द्वेधा मतलब जिन व्यक्तियों के मन से द्वैध स्थिति किसको बोलते हैं, जब आप किसी दो ऑप्शंस में से एक चुनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो छिन्न द्वेधा का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति अपने इस प्रकार के संशय को कि इसे चुनूं या इसे चुनूं, उस संशय को खत्म कर चुका है, ठीक है। सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत मतलब सभी प्रकार के प्राणी जो इस संसार में रहते हैं उनके हित में जो रत है, निरंतर जो उन लोगों के हित के लिए कार्य कर रहा है। क्षीण कल्मषा, ठीक है, क्षीण कल्मषा, कल्मष का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के पाप कर्म, अर्थात जिसके पाप कर्म क्षीण हो चुके हैं, जिसने अपने सभी प्रकार के कल्मष दोषों को, अपने अंदर जो कमियां हैं उनको नष्ट कर दिया है, वे क्या होते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः। इसमें लिखा है लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः। ऋषयः का मतलब है ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर ऋषि कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर साधक कहा गया है, क्योंकि ऋषि शब्द का जो मतलब है वो ऋष धातु से बनता है और ऋष धातु का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, विवेक। तो ऐसा व्यक्ति जो विवेकी है, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति जो है ब्रह्म तत्व को निर्वाण के लिए प्राप्त होता है। तो जिसके मन से सभी प्रकार के जो संशय हैं वो मिट चुके हैं, जिसने अपने सभी दोषों से मुक्ति पा ली है और जो इस संसार के सभी प्राणियों के कल्याण में रत है, वही व्यक्ति इसका लाभ ले पाता है। तो गीता ज्ञान का यह अध्याय 5 जो है न केवल हमें राग द्वेष को नष्ट करने बल्कि इसके साथ साथ सर्व लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने का भी आदेश देता है। चलिए मिलते हैं अगले श्लोक में फिर से इसी तरह से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।